टीम इंडिया को मिली है अपनी पहली हार वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में। साथ में आईपीएल से रिलेटेड, डब्ल्यूपीएल से रिलेटेड उस सब के बारे में बात करेंगे। साथ में रोहित शर्मा, विराट कोहली का ओडीआई में क्या फ्यूचर है उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का मैच हुआ उसके बारे में। क्योंकि भाई देखो, इंडिया 2 में से 2 मैच जीत के आ रही थी। साउथ अफ्रीका पहला मैच हारी थी, दूसरा मैच जीत के आ रही थी इस मैच में। और यहाँ पे अब बहुत ज्यादा मेन फिक्सर शुरू होने वाले हैं टीम इंडिया के। ऑलरेडी शुरू हो गए हैं क्योंकि ये मैच हार के आ रहे हैं। अब बात ऐसी है, यहाँ पे टॉस एक बार फिर हार गई टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका के कैप्टन लॉरा उलवार्ड ने यहाँ पे बॉलिंग करने का फैसला किया। अब ये जो पिच है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात करना। भाई आप अगर बैटिंग करने उतर रहे हो ऐसे थोड़ी से ट्रिकी पिच के ऊपर, आपके मेन प्लेयर्स चलनी चाहिए। ये सबका यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होगा। इसमें ना ही स्मृति मंदाना चली, ना ही यहाँ पे हरमनप्रीत कौर, ना ही जेमिमा रॉड्रिग्स, और ऑलमोस्ट सभी के सभी बैटर जितने भी बैटिंग करने आए थे सबने अपना विकेट थ्रो करके चले गए। फिर वो हरलीन देओल हो, प्रतिका रावल हो, सब ऑलमोस्ट अपना विकेट थ्रो करके चले गए। अगर ऐसे बैटिंग करते रहेंगे तो टीम इंडिया का वही हाल होगा जो पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में हमने देखते आए कि सेमीफाइनल फाइनल में हम जाके हार रहे। हम ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर हमको अच्छा करना है तो टॉप ऑर्डर में रन बनने पड़ेंगे। स्मृति मंदाना को थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से वो अपना विकेट थ्रो करके गई है ये बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते जिस तरह की फॉर्म में वो इस वर्ल्ड कप में एंट्री की है। क्योंकि एम लाबा का वो पहला ही ओवर था और बहुत ही कमाल का पावर प्ले किया था, 55 और नो लॉस से एक भी विकेट नहीं गवाया था हमने। और जैसे एम लाबा उसके सामने आई उसने अपना विकेट थ्रो कर दिया। हाँ, मैं ये मानता जरूर हूं कि वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के फील्डर के बीच में कहीं ना कहीं मारने जा रही थी एक्चुअली, लेकिन वो शॉट कनेक्ट नहीं हुआ और सीधे लॉन्ग ऑन के हाथ में गया। बहुत बड़ा ब्लंडर था। और मेरे हिसाब से स्मृति अब अगले जितने भी मैचेस होने वाले हैं उसमें ये इंटेंट वाला नॉक ना खेलकर रन बॉल भी क्यों ना खेले, बाउंड्री ना मारे और ऑलमोस्ट 80 के स्ट्राइक रेट, 75 के स्ट्राइक रेट में भी अगर रन बनाए तो भी चलेगा, लेकिन लंबा खेले। क्योंकि सामने वाले बहुत सारे टीम्स में लेफ्ट हैंडर्स होते नहीं है और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन में अगर स्मृति मंदाना जैसी प्लेयर ऑन वहां पे पिच के ऊपर हो तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है सामने वाली टीम्स पे। अब बात करते हैं बाकी इस मैच के बारे में भी। देखो 102 के ऊपर 6 विकेट डाउन थे। टीम इंडिया एक बार फिर स्ट्रगल कर रही थी, एक बार फिर कोलैप्स हो गया था। लेकिन 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 वहां पे ऋचा घोष एक बार फिर नंबर 8 के ऊपर आई। अब देखो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऋचा घोष जैसी प्लेयर नंबर 8 के ऊपर क्यों आ रही है। देखो मैं ये मानता जरूर हूं कि उसको थोड़ा अब द ऑर्डर भेज जरूर सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह की उसने 9 खेली है 94 रन की 77 बॉल्स में, ये आउटस्टैंडिंग था। एक वक्त पे ऐसे लग रहा था 200 भी पार नहीं करने वाले, लेकिन वहां पे जिस तरह से उसने वो एक छोटी सी पार्टनरशिप जो बनाई अमनजोत कौर के साथ, वो पूरी तरह से प्रेशर डालने पे शुरू कर दी वहां पे लॉरा उलवार्ड के ऊपर, साउथ अफ्रीका प्लेयर्स के ऊपर। देखो अमनजोत कौर ने वो जो छोटी सी पारी खेली, ज्यादा बॉल खेलकर, डॉट बॉल बहुत से उस इनिंग्स में, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस स्टेज के ऊपर कि आपका एक विकेट ना गिरे। वो एक एंड पकड़ कर थी और अगर वो आउट नहीं होती तो हो सकता था वो कवर अप भी कर सकती थी। लेकिन स्नेह राणा ने वो जो वहां पे कमी थी उसको पूरा किया, एक अपनी ही अंदाज में यहाँ पे एक बार फिर फिनिशिंग करने की पूरी कोशिश की और एक अच्छी नॉक थी स्नेह राणा की एक बार फिर से। लेकिन 94 रन्स की जो नॉक थी ऋचा घोष की, ये नंबर 8 या उससे नीचे खेलने वाले किसी भी प्लेयर का अब ये हाई स्कोर बन गया है। ऋचा घोष का रिकॉर्ड तो बना दिए। अनफॉर्चुनेट था 100 नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो जो नो बॉल नहीं दिया गया, वो वेस्ट लाइन जो भी वो लोग करते हैं मेजरमेंट वगैरह, मेरे हिसाब से वो नो बॉल था। आप देखकर वहां पे बोल सकते हो वेस्ट लाइन के ऊपर था, लेकिन पता नहीं भाई इनके मेजरमेंट किस हिसाब से ये काम करते हैं, मेरे हिसाब से वो नो बॉल था। और ऊपर से अंपायरिंग भी बहुत ज्यादा थर्ड क्लास लेवल की हुई है। ये जो अंपायर है जैकलीन विलियम्स, ये कभी भी इंडिया के मैच में होती है तो बहुत सारे जो भी रेफरल्स होते हैं या फिर डिसीजंस होते हैं वो अंपायर्स के पता नहीं इंडिया के खिलाफ कैसे जाते हैं। आई हैव नो आइडिया, बट ये बहुत बार इसके पहले भी हो चुका है। अब छोड़ो वो रही बात, अलग बात है, लेकिन इंडिया का भी परफॉर्मेंस उतना कुछ हाई लेवल का था नहीं, लेकिन उसके बावजूद 251 लगा बोर्ड के ऊपर। अब देखो ये जो टारगेट था अच्छे से इसको यहाँ पे डिफेंड कर सकते थे, क्योंकि बॉलिंग में उतना दम था, फील्डिंग भी बहुत अच्छी हुई, बॉलिंग भी बहुत कमाल की हुई। एक वक्त के ऊपर ऐसे लगने लगा था हम जीत जाएंगे, लेकिन वहां पे जो लॉरा उलवार्ड थी
उसका विकेट निकालना इंपॉर्टेंट था, वो नहीं निकल रहा था। उसने जो पारी खेली है वो अंडररेटेड रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बात क्लोई ड्रायवन और नडीन डिक्लर के पार्टनरशिप के बारे में की जाएगी, लेकिन लॉरा उलवार्ड की जो पारी थी वो भी उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो एक एंड पर रही थी। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो होप और बिलीफ था। वो आउट होने के बाद जिस तरह से वो दोनों ऑलराउंडर्स खेले हैं वो तो फेनोमेनल था ही। इवन क्लोई ड्रायवन आउट होने के बाद भी ऐसे लगने लगा था चलो अब मैच आ गई, लेकिन नडीन डिक्लर बोली ऐसे कैसे, मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं जिता कर जाऊंगी। साउथ अफ्रीका को जिताया उसने 7 बॉल बाकी रखे। क्रांति गौड़ आई उसके पीछे वो पड़ गई, फिर उसके बाद स्नेह राणा को मार पड़ी। बहुत ही फेनोमेनल हिटिंग थी। देखो दोनों ही टीम के नंबर 8 के प्लेयर्स ने रन बनाए हैं और क्लच नॉक खेली है नडीन डिक्लर। 3 विकेट से जीती है यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम। और एक और चीज है, वैसे अगर देखा जाए तो पिछले 2 वर्ल्ड कप में जब भी ये आमने सामने आए हैं साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम ने इंडिया को हराया है। और ये वाली जो मैच थी इंडिया के कहीं ना कहीं आ गई थी हाथ में, वो निकाला है। देखो 2 जीते थे उसके बाद अब ये पहली हार आई है। अब ज्यादा टाइम नहीं है, अब ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच होने वाला है। लेकिन और कुछ बात है जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी है, वो है लॉरा उलवार्ड की कैप्टनसी फेनोमेनल रही है। जो एग्रेसिवनेस के साथ वो वहां पे कैप्टनसी करती है वो दैट इज सम ब्रिलियंट। क्योंकि आप देखो 4 फील्डर आप बाहर रख सकते हो, लेकिन वो इतनी एग्रेसिव कैप्टनसी करती है कि कभी कभी सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर होते हैं, कभी कभी सिर्फ 3 ही फील्डर बाहर होते हैं। इस लेवल की जो कैप्टनसी है यही आपको मैचेस जिताता है, यही आपको एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ विकेट भी निकलवा के देता है। और वही होता है जब लॉरा उलवार्ड जैसी कैप्टन आपके पास हो। देखो हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी कहीं ना कहीं लैग कर रही है, फील्डिंग प्लेसमेंट अच्छे हो नहीं रहे, वो थोड़ी सी बॉलिंग रोटेशंस में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि 5 ही बॉलर है आपके पास। इसको फिगर आउट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे अब मेरे को नहीं मालूम। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच होना है संडे को, क्या वहां पे टीम में चेंज होगा, क्या रेनोवा सिंह ठाकुर को लाया जाएगा? मेरे हिसाब से अगर ये चेंज करना है तो यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जेमिमा रॉड्रिग्स को। लेकिन क्या वो करेंगे? देखो मैं चाहता हूँ जेमिमा रॉड्रिग्स यहाँ पे इस टीम में रहे, लेकिन वो होते हुए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 मैच में दोनों स्वीप करते हुए आउट हुए है वो, और रन नहीं बने उसके अब तक 3 मैच में जेमिमा रॉड्रिग्स के। लेकिन आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन लगेगा क्या? चरनी के जगह पे लाया जा सकता है रेनोवा सिंह ठाकुर, वो देखने वाली बात है। लेकिन ये जो पिचेस जो मिल रहे हैं ना टीम इंडिया या फिर कोई भी टीम को इस वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में पिचेस बहुत वाहियात मिल रहे हैं यार। मतलब मेरे हिसाब से ऐसे पिचेस बनने चाहिए जो 280 से लेके 300 के रन बने। कोई भी टीम खेल रही हो इतने रन बनने चाहिए यार। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, हमने देखा था 2023 में कितने सारे रन बन रहे थे, आईपीएल में WPL में इतने सारे रन बनते हैं। लेकिन वुमेन्स वर्ल्ड कप को आप उस क्वालिटी के पिचेस नहीं दे सकते। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप 350-400 वाले पिचेस दे दो, लेकिन एटलीस्ट आप 280 से 300 वाले पिचेस तो दे सकते हो। ये जो 250 लगा है बोर्ड के ऊपर, और ये जो अभी चेज भी हुआ है, देखने में मजा आया, थ्रिलर मैच था। लेकिन वुमेन्स वर्ल्ड कप इससे ज्यादा बेटर पिचेस डिजर्व करता है। आपकी इसके ऊपर क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़े से आईपीएल WPL को लेकर बातें करेंगे। देखो आईपीएल 2026 का ये अब जो मिनी ऑक्शन है उसके बारे में, जो डेट्स के बारे में बात आ रही थी वो मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर जरूर कर लिया था। लेकिन अब ना कहीं रिटेंशन को लेकर भी डेट सामने आ रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि जो रिटेंशन है उसकी डेट कहीं ना कहीं 18 नवंबर से लेके 21 नवंबर के बीच में होगी। मतलब हमको जो फाइनल रिटेंशंस है आईपीएल 2026 के वो हमको समझ में आने वाले हैं 18 से 21 नवंबर के बीच में। अब देखते हैं ये कौन सी वाली डेट होने वाली है। और आईपीएल से रिलेटेड और भी कुछ तो न्यूज सामने आ रही है, वो है पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को लेकर। बात ऐसी है कि ऐसा बोला जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि इन दोनों प्लेयर्स को ना $10 मिलियन US, $10 मिलियन US भाई हर एक प्लेयर को यहाँ पे ऑफर किया गया था ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को क्विट करके फ्रेंचाइज लीग्स खेलने के लिए। अब ये कौन सी टीम है इसके बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया। बहुत सारे लोग इसको ऐसे सोच रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद ने इसको ऑफर कर दिया था, क्योंकि ये दोनों प्लेयर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? क्योंकि इसके बारे में अगर ऐसा होता तो क्लियरली वहां पे मेंशन होता। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये मुंबई इंडियंस और KKR थे जिन्होंने ये चीज ऑफर किया था। अब कितनी सच्चाई है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा है तो भाई साहब उन्होंने इसको डिक्लाइन कर दिया इस ऑफर को। उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हमेशा उनकी प्रायोरिटी रहेगी, और इससे ज़्यादा भी अगर उनको पैसा मिले तो वो ये नहीं छोड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना। और भाई देखो ये हमने देखा है, और जो लोग यहाँ पे
अपने कंट्री को छोड़कर फ्रेंचाइज लीग्स को प्रायोरिटी दे देते या फिर प्रायोरिटाइज कर देते हैं, उनके भी वो डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को हमेशा अपने फोर फ्रंट पे रखेंगे, ये उनका बोलना है। वैसे आपको क्या लगता है वो कौन सी टीम थी जिन्होंने इतना मैसिव अमाउंट इन दोनों प्लेयर्स को ऑफर किया था? कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। वैसे मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मुंबई इंडियंस थी, आपको क्या लगता है? बताओ बताओ कमेंट्स में बताओ। वैसे अब आईपीएल की बात हुई है तो थोड़ा सा डब्ल्यूपीएल के बारे में भी बात करते हैं। देखो अभी हाल फिलहाल में ईएसपीएन की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं डब्ल्यूपीएल को लेकर, ऐसा बोला जा रहा है कि मेगा ऑक्शन होने वाला है। ये तो हमको वैसे भी पहले से मालूम था कि 3 सीजन होने के बाद डब्ल्यूपीएल में मेगा ऑक्शन कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन ये अभी भी फाइनलाइज नहीं किया गया कि मेगा ऑक्शन होगा या फिर मिनी ऑक्शन होगा, क्योंकि 3 सीजन ही हुए हैं डब्ल्यूपीएल को। और जो 3 मेजर टीम्स है, हाँ मतलब वही त्रिमूर्ति मुंबई इंडियंस, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेगा ऑक्शन हो, क्योंकि उनका जो कोर बन चुका है वो नहीं चाहते उसको लूज करे। तो जो बाकी के 2 टीम्स है वो चाहते हैं मेगा ऑक्शन हो, क्योंकि उनका कोर अच्छा नहीं है और उनका परफॉर्मेंस पिछले 3 सीजन में अच्छा आया नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों जो यहाँ पे ग्रुप बने हैं, इनके बीच में ये जो कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये आप समझ ही सकते हो क्यों ऐसे है। लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर मेगा ऑक्शन होता है तो कहीं ना कहीं ये टीम जो है बैलेंस बन सकते हैं, लेकिन हाँ जो अभी कोर बना हुआ है ये थोड़ा सा सेपरेट हो सकता है। रिटेंशन को लेकर भी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, साथ में क्या पर्स होगा उसको लेकर भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी उसमें हल्की सी फेक न्यूज लग रही है। इसका रीजन ये है, आप एक बात बताओ, डब्ल्यूपीएल का जो पिछला सीजन था उसमें अगर पर्स ज्यादा था, तो अगर मेगा ऑक्शन में होने वाला है तो उसमें पर्स कैसे कम होगा? सबसे पहली बात, जो पहले सीजन में पर्स था 15 करोड़ का, वही सेम टू सेम पर्स कैसे होगा, यही सोचने वाली बात है। ऑब्वियस सी बात है बीसीसीआई के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो कहीं ना कहीं पर्स बढ़ाएंगे। मेरे हिसाब से 21 से लेके 25 करोड़ के बीच में वो पर्स होगा। और अगर रिटेंशन वगैरह की बात की जाए तो मेरे को लग रहा है 6 रिटेंशन, जिसमें आरटीएम वगैरह भी हो गए, ऐसा वो लोग अलाउ करेंगे। और मेरे को नहीं लगता उसमें कुछ भी एक बोलते हैं ना वो जो अनकैप प्लेयर है वो वाला रूल वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब देखते हैं जब भी इसका ऑफिशियल सब चीजें आएगी तब मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे, आईपीएल से रिलेटेड भी यहाँ पे वीडियोस बनाएंगे। तो वो सब मिस आउट नहीं करना चाहते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं थोड़े से अलग टॉपिक के ऊपर, और वो है पैट कमिंस को लेकर। देखो भाई अब रिपोर्ट ऐसे सामने आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि पैट कमिंस ना पर टेस्ट मैच जो है एशिज में सीरीज में वो मिस कर सकता है। अब ऐसी बात है वो अभी रिकवरी कर रहा है अपनी इंजरी से, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं इंडिया की और न्यूजीलैंड की जो व्हाइट बॉल की सीरीज है उसको मिस करने वाला है, क्योंकि उसको ऐसी सबसे ज्यादा अपने फोर फ्रंट के ऊपर है, वहां पे उसको कमबैक करना था। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि वो पहला टेस्ट मैच मिस करे। कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं, कुछ रिपोर्ट ऐसे भी आ रहे हैं कि अगर उसकी रिकवरी ऑन टाइम नहीं होती तो ऐसा हो सकता है कि वो पूरी की पूरी ऐसी सीरीज मिस कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ा ब्लो होगा, यहाँ पे मेजर ब्लो होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम को, क्योंकि वो कैप्टन है, ऊपर से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्लेयर है भाई उस टीम में, बॉलिंग ऑलराउंडर है, रन्स भी बनाता है जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को अपने घर के ऊपर एशेज जीतना है तो उनको वहां पे पैट कमिंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं वीडियो के आखिरी टॉपिक पे, और वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर। देखो अभी जो रिपोर्ट्स है वो तो आती ही रहेगी, लेकिन अब जो रिसेंट रिपोर्ट ऐसे सामने आ रही है, ऐसा बोला जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपनी जगह प्रूव करने के लिए ओडीआई में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और बस बात इतनी सी नहीं है, उनको साथ में विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलना पड़ेगा। अब देखो इसमें ना बहुत सारे लोगों के व्यूज अलग है, मेरे व्यूज इसमें थोड़ी से अलग है। मेरे को ऐसे लगता है कि देखो जो उनको ऐसा बोला जा रहा है कि ओडीआई में आप परफॉर्म करो तभी आप कंसिडर हो जाओगे, ये कहीं ना कहीं भाई बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि उनको जो डोमेस्टिक खेलने बोला जा रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी जो उनको खेलने बोला जा रहा है, मेरे हिसाब से वो ठीक है, वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। क्योंकि देखो आप कहीं पे भी जाकर देखो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड हो, वहां पे प्लेयर्स जितने भी हो सके उतने वहां पे डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं, खेलने में कुछ बुराई नहीं है, उनका ही अच्छा वहां पे टाइम स्पेंड होगा, मैच प्रैक्टिस उनको मिलेगी, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। लेकिन वो जो बात है ना ओडीआई में आप परफॉर्म करो, आपका परफॉर्मेंस आएगा तभी हम आपको सिलेक्ट करेंगे, ये सबसे बेकार चीज लगी मेरे को।
आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताओ। वैसे ये मेरे पर्सनल व्यूज थे। साथ में अब देखो जो सीरीज होने वाली है वो भी यहाँ पे कवर होगी, तो वो सब मिस आउट नहीं करना चाहते, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हो तो आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अब अगर आप अपडेटेड हो गए होगे, पसंद आया होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और जो लाल वाला बटन है ना उसको सब्सक्राइब कर दो। अब उसके ऊपर आप ऋचा घोष वाला लॉक स्वीप सीक्स मारो या फिर क्रांति गॉड वाला इन स्विंगिंग यॉर्कर, मेरे को नहीं मालूम, हो जाना चाहिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो लाइव स्ट्रीम में, तब तक ख्याल रखो अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।